अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी नाइन टीवी न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान और तक़ी हुसैन आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, टी नाइन टीवी न्यूज़ के ज़रिए हमने हमेशा से कौम को मुल्क के सियासी हालात से आगाह करते हैं और मुल्क में जो सियासी नशे व फराज है उससे मुताल्लिक़ मुकम्मल जानकारी आपको देते हैं। इस वक्त हम पर जो हुकूमत मुसल्लत है, हुकूमत चाहती है कि मुल्क में एनपीआर हो, फिर एनसीआर हो। इस तरीके से वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने उम्मत मुसलिमा को परेशान और हिरासत किया जाए। लेकिन क्या उम्मत मुसलिमा इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार है? अगर हम बारीकी से नजर डालें तो मुझे लगता है कि आज उम्मत मुसलिमा इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो फिर इस चैलेंज को किस तरह मुकाबला किया जाए, इस पर रोशनी डालने के लिए मैं आज मोहम्मद के मशहूर मारूफ समाजी जहदकार और दानिश्वर जनाब मोहम्मद गुलाम गौस साहब, सदर इंटेलेक्चुअल फोरम तेलंगाना और जनरल सेक्रेटरी ताज दक्कन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के साथ हूँ। आप मुख्तलिफ अदबी और समाजी अंजुमनों से आप वाबस्ता रहे हैं और एक बेहतर आज के एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा जो मामला उम्मत मुसलमान के सामने दरपेश होते हैं उनको किस तरह उसका मुकाबला किया जाए, हमेशा ही से इसमें से खुसूसी दिलचस्पी रखते हुए अपने अखबारी बयानात और अपने बयानात के जरिए उम्मत मुसलमान को सबसे पहले जनाब गुलाम गौस साहब से जानने की कोशिश करेंगे एनपीआर और एनआरसी है क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एनपीआर पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये तकरीबन बहुत सारे ममालिक पे है। इसका क्या है, पॉपुलेशन में वो लोग आते हैं जो 6 महीने से किसी मुल्क में किसी खित्ते पे रहते हैं, तो उनका उसमें दर्ज होता है एनपीआर है। अब एनपीआर को लेकर हमारे मुल्क में एनआरसी जो है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजन्स का नेशनल रजिस्टर बनाना चाह रहे हैं ये लोग। सिटीजन्स कौन है, किसी को थोड़ी सी गलती पे निकाल के, जैसे कि आजकल जो माहौल चल रहा है मुसलमानों के साथ, इनको यानी जैसे आसाम में हुआ है, बहुत सारों को परेशान किए हैं थोड़ी सी गलतियों पर, उनको सिटीजनशिप से बाहर करके जहाँ पे यानी ऐसे इदारे कायम करके वहाँ पे रख देते हैं इनको। तो ऐसे सेंटर्स पे रख देते हैं। वो सेंटर्स का ये और क्या है, इसमें वो ये देना, ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ कितने सख्त है। अपने पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, हिंदू वोट एक जा करने के लिए मुसलमानों को सताए, तो हम देखो मुसलमानों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करें। उसी सिलसिले में सीएए एक बना है, उसके मुखालिफत चली है और एहतजाज चला है कि कोर्ट में उसके क्या है मुकदमे दायर हैं, उसका अभी रिजल्ट आना है। जो वो क्या है, आइन के खिलाफ है, यानी एक मजहब के नाम पे बनाया गया कानून। वो कानून तो निकलने वाला है, देखेंगे इंशाल्लाह निकल जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के तहत। वो है सीएए क्या है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट बना। उसमें क्या करे, हिंदुस्तान के अतराफ के ममालिक जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से आने वाले दूसरे, वहाँ से सताए जाकर आने वाले लोगों को यहाँ पर इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। किसको, वहाँ से हिंदू होना या सिख होना या बौद्ध होना या जैन होना, ऐसे लोगों को दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं। एक बना है, चीट है, वो चलेगा। अब इसी के अंदाज में एनआरसी करने वाले हैं, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब हम ये जान लेंगे सिटीजन कौन है हिंदुस्तान का। यानी एक एक्ट का है 1955 में इसका कानून बना, एक्ट बना, उसके लिहाज से अब उसका अमेंडमेंट हुआ 1987 में, फिर उसका अमेंडमेंट हुआ 2004 में, 2004 में। 1955 के लिहाज से हम तमाम सिटीजन कौन है जो हिंदुस्तान में पैदा होता है, सिटीजन है कब से, तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं वो तमाम हिंदुस्तान की शहरी हैं। उनके माँ बाप कहीं के भी शहरी हो, हिंदुस्तान में पैदा है तो शहरी है। इस लिहाज से बहुत सारे हम लोग हिंदुस्तान के शहरी हैं। उसके लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, हमारी तारीख़ पैदाश, जाए पैदाश, और हमारे वालिदैन की जाए पैदाश हो, उनकी तारीख़ पैदाश से कोई वास्ता नहीं है। इस बात से कि हम इस दौरान 1 जुलाई 87 के दरमियान पैदा होने वालों के लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। हमारे पास क्या है, उसके बाद रिकॉर्ड क्या होना, क्या डॉक्यूमेंट्स होना, मैं इस बात उस पर गुफ्तगू करूंगा। अब दूसरा है 1987, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक के पैदा होने वाले भी
हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन उनके माँ बाप में से कोई एक हिंदुस्तानी शहरी होना यानी सिटीजन होना, दूसरा नहीं कोई एक होना, दो ही एक हुई तो काफ़ी है, तो उसमें भी बात आ जाएगी। लेकिन 2004 में फिर अमेंडमेंट ये हुआ कि हिंदुस्तान में 2004 3 दिसंबर 2004 से अब तक जितने पैदा हुए हैं उनके माँ और बाप दोनों भी शहरी होना, हिंदुस्तानी शहरी होना जरूरी है। जिसमें अगर एक है शहरी, माँ है या बाप है, दूसरा यानी घुसपैठी नहीं होना, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना। इलीगल माइग्रेंट है तो वो भी हम यहाँ पर शहरी है। इस लिहाज से हम पहले 2 कैटेगरी में आ जाते हैं, हम तीसरी कैटेगरी हमारे पास नहीं है। हम तो 87 से पहले पैदा होने वाले बहुत हैं, उनके पास क्या होना, क्या साबित करना, हमारे तारीख़ पैदाश, जाए पैदाश पहले 87 यानी 87 तक पैदा होने वाले। इसके लिए अब उसके बाद वालिदैन की शहरियत साबित करना है 87 से 2004 तक और उसके बाद भी। इसलिए हमको क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट हम अच्छी तरीके से बना लिए, साफ सुथरे रख लिए, उनको पूरे इंसानियत के साथ रखे तो काफ़ी है। पहला डॉक्यूमेंट है हमारा आधार। आधार सबका बन रहा है। आधार इस लिहाज से बनाओ कि जो पढ़े लिखे हैं SSC या HSC के लिहाज से नामों की सही स्पेलिंग के साथ आधार बनाओ। उसके बाद उसी अंदाज से हम जितने हमारे में अब शहरी हम तमाम जितने बचते हैं उम्मत के लोग 18 साल पूरे करने वाले तमाम हम वोटर बनना ज़रूरी है। वोटर लिस्ट में हमारा नाम दर्ज होना, हमारे पास वोटर ID कार्ड भी होना, उसी नाम के लिहाज से, साफ सुथरे नाम के लिहाज से वोटर ID कार्ड। ये 2 बनने के बाद हम पासपोर्ट बनाना हर एक भी। क्यों बनाना पासपोर्ट? पहले जो पैदा है उनका पासपोर्ट इस बात से बनाना कि बाद वाले बच्चों को उनका नाम, उसमें वालिदैन का नाम आता है। हमारा पासपोर्ट अगर रहा तो बाद के बच्चों के पासपोर्ट में वहाँ वालिदैन का नाम आता है। वालिदैन का नाम होने के लिए हम भी पासपोर्ट बनाना, बूढ़े से बूढ़ा, बच्चे से बच्चे तक, खानदान का हर फर्द जितना भी उम्र रसीदा हो और बच्चा क्यों ना हो छोटा, सबके पासपोर्ट बनना कैसे आसानी से बनते हैं। हम बोलेंगे रीजन रहता है, रीजन बताया, हम जा रहे हैं भाई मुक़द्दस मकामात को जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, पासपोर्ट बन जाता। यानी जिसके लिए नहीं, अब बनने के लिए थोड़ा पैसा दरकार, थोड़ा रकम दरकार होती है, उसके लिए हम क्या तजावीज़ पेश करना है मैं वो भी ज़रा बता दूंगा। अगर वो काबिल कबूल है तो उसको हम कर ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ बनाने के लिए हम कारमात करना है। उसके बाद क्या तजावीज़ है? देखा यह गया है कि कई तंजीमें आज मुल्क की सतह पर NRC और NPR के मुताल्लिक़ शोर बेदारी का काम कर रहे हैं और इसलिए मतलब दरख्वा जिस तरीके से जनाब गुलाम क़ासिम साहब ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया और ये भी कहा कि आधार कार्ड में जो नाम है उनको अपने 10वीं जमात के सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी तस्दीक करवा जाता है। किसी के नाम में सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में फ़र्क है तो उसकी तस्दीक कराई जाए। लेकिन इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि आज भी तमाम अक़लियती तबका हिंदुस्तान में जो मौजूद है वो अभी गफलत में मुब्तला है, वो बेदार नहीं हो रहे हैं। इसके मुताबिक कोई इस तरफ आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे। हाँ, कुछ समाजी तंजीमें हैं जो इस तरफ काम कर रही हैं और गुलाम क़ासिम साहब जैसे लोग हैं, जिनके कुछ साथी हैं, वो लोग इस तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुलाम क़ासिम साहब से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरह वो और उनके अहबाब और तंजीमें किस तरीके से इस कोशिश में काम करें, इस पर तफसीली रोशनी डालें। हाँ, इसमें पहली बात ये कहूँगा कि मैं एक मुरासिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और अपोजिशन के MPs को, मौजूदा MPs को और हमारे बहुत सारे दानिश्वरों को ये भेजा हूँ कि बस इसमें नामों की तस्दीक के लिए, नामों में कोई स्पेलिंग गलती के लिए उसको नज़रअंदाज किया जाए। इस वास्ते कि हिंदुस्तान में नामों की स्पेलिंग, असल तो नामों की जिसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में, नामों की स्पेलिंग में गलती रहे तो गलती नहीं होती, लेकिन उसको गलती निकाल के लोग परेशान करना चाहते हैं। इस वास्ते मुरासिला बता दिया हुकूमत को कि बस नामों में जैसे मोहम्मद में MO से लिखते, MU से लिखते, मोहम्मद MMED लिखते, AD लिखते, MOHD लिखते, खाली MD लिखते, खाली M लिखते। और दूसरे नामों में अब्दुल रशीद बोले तो अब्दुल रशीद रा से लेते, अब्दुल रशीद भी बोलते हैं। ऐसे नामों में स्पेलिंग नहीं, सिर्फ आप प्रोनाउंसिएशन को, आवाज़ को देखो और नाम को उसको तयन कर लो। ये तो मुरासिला गया है। मैं इस मुरासिले को जमात इस्लामी हिंद वालों को और जमातुल उलमा
हिंद वालों को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, और हमारे 2 जामिया जो है, यानी देवबंद का जामिया है और बरेली का जामिया है, इन तमाम को भेजा हूँ। इस पर कोशिश अपनी भी जारी रखो। और ख़ासकर मैं मुस्लिम एमपीज़ को, जैसे IUML मुस्लिम लीग के MPs को और असदुद्दीन साहब को भी मैं ये मुरासिला ईमेल के ज़रिए भेजा हूँ। ये तमाम अगर वो कोशिश करे तो नामों में फ़र्क के लिए इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बात रही, अब ये तमाम के लिए भी मैंने तजावीज़ पेश करते हुए, अपने ख़यालात को पेश करते हुए इन तमाम इदारों को मुरासिलत किया हूँ मैं, यानी व्हाट्सअप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए मैं एक तजवीज़ पेश किया हूँ कि इस काम तो एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम हर मस्जिद को, मस्जिद छोटी हो बड़ी हो, गांव की हो शहर की हो, हर मस्जिद को इसको मरकज़ बनाया जाए। मस्जिद कमेटी वालों से कुछ गुजारिश की जाए कि एक मस्जिद के अहाते में रहने वाले दानिश्वर नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उनसे एक 3 ग्रुप बना लें। एक ग्रुप वो काम करे जो थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करे। हमको डाटा में कोई ज़्यादा नहीं है, नाम है उनकी और क्या तारीख़ पैदाश, जाए पैदाश, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है और उनका कारोबार क्या है, और 3 चीज़ें उसमें है नहीं है। क्या है? आधार है नहीं है, वोटर ID है नहीं है, और पासपोर्ट है नहीं है। ये है नहीं है जो आता है, इसको डाटा को लेके ख़ानदान के सबसे सरपरस्त जो रहते हैं उनके, हम उनका अगर मोबाइल नंबर लेके उनके बारे में उनको पूछ सकते हैं हम। हर मस्जिद अपने इहाते में ये डाटा कलेक्ट करे, डाटा कलेक्ट करके अपने पास रखे। उनके पास कुछ नंबर तो नहीं ले रहे हम, किसी का नंबर नहीं ले रहे, खाली है नहीं पे ले रहे हैं। डाटा कलेक्ट करने के लिए एक टीम, और उसके बाद दूसरी टीम ये हो के ये एक कलेक्ट करे हुए से डाटा को, किसी के पास कुछ चीज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको तैयारी में मदद कर सके कुछ पढ़े लिखे नौजवान। और तीसरी टीम ये हो के उस महल्ले के अतराफ़ के जो अमीर लोग हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, उनसे कुछ ताउन हासिल करे ताकि गरीब लोगों का पासपोर्ट बना सके, या इन तमाम में हम ताउन कर सके। ये मेरे तजावीज़ है। अगर ऐसे हम मस्जिद वाले, मस्जिद कमेटी और महल्ले के दानिश्वर मिलके ये काम कर लें तो अल्लाह से बिल्कुल कवी उम्मीद है कि अल्लाह इंशाअल्लाह हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम NRC और NPR के पूरी तरीक़े से तैयार रहेंगे और इसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। इंशाअल्लाह ये होगा। अगर इस पे तमाम को हमको यानी पूरी तवज्जो से अपने तवज्जो देना है, हर एक को शूर बेदार होना है, हर एक के लिए शूर बेदार करना है इसको। हम लोग गरीब जो अनपढ़ रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको तकरीबन इस चीज़ की मालूमात नहीं रहते। हम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, ये मस्जिद कमेटी के ज़रिए इसको ताउन करके, तमाम को मालूम करके, तमाम का मवाद अगर ले तो इंशाअल्लाह हम इस NRC और NPR के बिल्कुल काबिल रहेंगे। हुकूमत खुद परेशान होगी कि क्या तैयारी है इनकी, बल्कि बस अब ये तजावीज़ अगर हम पेश कर रहे हैं, इसको अगर कबूल कर ले तो बेहतर होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस खुसूस में आपने मसाजिद कमेटी से कोई रब्त किया है, या फिर खतीब हजरात से, आइम हजरात से कोई इस खुसूस में रब्त किया है इसकी तरफ पेशरफ के लिए? हाँ, इसकी तरफ से एक मुरासिला तैयार हुआ है और ये डाटा कलेक्शन का एक फॉर्म भी तैयार किया गया है। हम यहाँ बैठे हैं, ये इसको मैं तंजीमों को भेजा हूँ, ऑल इंडिया लेवल के तंजीमों को ये चीज़ है ऐसा कलेक्ट करने के लिए। आप अपनी तंजीमों के इकाइयों को, जैसे स्टेट यूनिट है उनके, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उनके इकाइयों को भेजो, उनके ज़रिए मस्जिद कमेटियों का ताउन करा के ये तमाम काम कराओ, बल्कि उनको भेजा हूँ। या महबूबनगर के हद तक हम हर मस्जिद जाएंगे। ये 2 मुरासिलात क्या है, मुरासिले में हम उन मुखातिब किन को करें, सदर को, मस्जिद कमेटी सदर, मोतमद और वहाँ के ख़तीब, जुमा अगर होते हैं तो ख़तीब और इमाम साहब को मुखातिब करके वो हमारा यानी लेटर तैयार हुआ है, मुरासिला तैयार हुआ है और उसका डाटा करने का फॉर्म भी तैयार किए हैं। ये अगर उनको पेश करके आएंगे, अगर वो सब करते हैं, उसके लिए हम महल्ले वाले, हर फर्द महल्ले वाले ताउन करना है। ख़ासकर नौजवान लड़के और लड़कियां ताउन करना है। लड़कियां भी इस बात से ताउन करना है, डाटा कलेक्शन में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का रोल रहता है। लड़की अगर चले गए तो कोई भी नहीं रोकते। अब मस्जिद कमेटी यानी मस्जिदों में ऐलान हो जाता है कि जुमा के दिन खतीब हजरात बोलते हैं कि आपके पास कुछ लोग आएंगे, उनको डाटा पूछेंगे तो डाटा दे दो, ये डाटा से हम कुछ उसके मदद करेंगे आप लोगों की। अगर सही है तो उसको आपको इतला देंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, नहीं रहे तो बनाकर उनको, तो आपको उसको तैयारी के लिए आपको डाटा यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब यही हमारी तैयारी है। तो साथियों, जिस तरह आपने देखा कि गुलाम गौस साहब की जो तजवीज़ है, वो तजवीज़ ये है कि इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए यकीनन
टीम वर्क की जरूरत होती है और इसके लिए मिल्लत इस्लामिया के दानिशवर तबके को, नौजवानों को और आयल खैर हजरत को आगे आने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने तजवीज़ रखी है कि हर मोहल्ले की मस्जिद के तहत जो इलाका आता है, उस इलाके में 3 टीमें तैयार हो, एक टीम फील्ड वर्क करे जो घर घर पहुंच कर लोगों के पास डाटा हासिल करे। डाटा यानी क्या उनके पास आधार कार्ड है, क्या उनके पास वोटर आई डी कार्ड है, क्या उनके पास पासपोर्ट है, या इस तरह के और दीगर डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं या नहीं, इसका मतलब वो डाटा हासिल करे। फिर उसके बाद दूसरी टीम जो है ना उस डाटा को जांच कर देखेगी कि किस मकान में किसके पास क्या नहीं, आधार कार्ड नहीं है, क्या पासपोर्ट नहीं है, इस तरह की जो बातें उनको निकाल कर फिर उस खानदान के लिए उन डॉक्यूमेंट को बनाने का काम करे। और तीसरी टीम ये है कि वो अहले खैर हजरात जो इलाके में मुतमविल हजरात जो इलाके के रहेंगे, वो लोग इस कार्य खैर के लिए, अजीम कार्य खैर के लिए कुछ माली ताउन अदा करते हुए एक मालियती कमेटी कायम करें और ये जो काम हो रहा है इसके लिए मालिया फराहम करें। इस तरह अगर ये काम किया जाए तो यकीनन ये काम। तो साथियों, मैं जनाब मोहम्मद गुलाम गौहर साहब का बहुत मशकूर ममनून हूँ जिस तरीके से इन्होंने इन तमाम बातों पर रोशनी डाली और जिस तरीके से इन्होंने अपनी तजावीज़ पेश की। इन तजावीज़ को पर चलते हुए हो सकता है कि हम ये आने वाले चैलेंजेस को कामयाबी के साथ हल कर सकते हैं। टीम के लिए मैं आपका मेजर मोहम्मद तकी हुसैन, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद के साथ फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी इसी उन्वान पर, फिर किसी दानिशा के साथ।